छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के ऊपर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दंतेवाड़ा और बीजापुर में 5 नक्सलियों को मार गिराया। मुठभेड़ में घायल जवानों का इलाज जारी। अंबिकापुर में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद। शासकीय और निजी जमीनों पर कर रहे अवैध कब्जा। आक्रोशित ग्रामीणों ने की कलेक्टर से शिकायत। छत्तीसगढ़ में 31 जनवरी तक होगी धान की खरीदी। बीजेपी किसान मोर्चा ने सभी जिलों में राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। 43% किसानों से धान खरीदी बाकी होने का लगाया आरोप। छतरपुर नगर पालिका के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन। मृत गायों के साथ निंदनीय व्यवहार का लगाया आरोप। कहा, मृत गायों के शरीर को सड़ा रही नगर पालिका। और कोरिया के बिछिया टोला में गौठान से फेंसिंग तार काटकर ले गया अज्ञात चोर। अंतर्राज्यीय सीमा लगे होने के कारण चोरों का बढ़ा आतंक। गांव के विकास के लिए बने गौठान से हुए 2 बार चोरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। प्रदेश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लोगों ने जागरूकता अभियान मेरा मास्क मेरी सुरक्षा की शुरुआत की है, जिसके तहत राज्य परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत राजधानी भोपाल के आईएसबीटी पहुंचे। उन्होंने बसों का निरीक्षण किया, साथ ही यात्रियों में मास्क वितरित किए। वहीं कोरोना से बचाव के लिए सावधानी बरतने की सलाह भी दी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हमें मास्क को एक बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल करना होगा। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि बिना मास्क के यात्री मिलने पर बस ऑपरेटरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोरोना महाबीमारी बहुत तेजी से फैल रही है और इसमें मास्क बहुत ही कंपलसरी है। मास्क ही कोरोना बीमारी से बचाव का उपाय है। हमारी बसों में हम चाहते हैं कि जो बस में यात्री बैठे वो यात्री आवश्यक रूप से मास्क लगाएं। हम देखते हैं, आप और हम बहुत सारे लोग जो प्लेन में जाते हैं, जब हम प्लेन में बैठते हैं, जहाज में बैठते हैं, तो एयर होस्टेज का उद्घोषण होता है कि सभी यात्री मास्क आवश्यक रूप से लगाएं। जो व्यक्ति मास्क नहीं लगाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक ये बात भी एयर होस्टेज हवाई जहाज में बोलती है। उस हवाई जहाज में बहुत सारे नेता, बहुत सारे उद्योगपति, समाजसेवी, बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हैं, लेकिन वार्निंग बहुत ही सख्त दी जाती है। तो मेरा ये कहना है कि बस में बैठे हुए हर यात्री को मास्क आवश्यक लगाना चाहिए। मास्क नहीं लगाएगा तो बस मालिक पर कार्रवाई होगी। बस मालिक की जवाबदारी है कि वो बस के कंडक्टर की, बस के ड्राइवर की जवाबदेही है कि वो हर यात्री के लिए मास्क आवश्यक रूप से लगवाए। उसी में आज मैं स्वयं कई बसों को चेक कर रहा हूं, मास्क लगा रहा हूं और मास्क लगाने की एक अभियान है। मास्क के लिए जागरूक करने का अभियान है। जागरूक हमारे सभी साथियों को आवश्यक रूप से होना पड़ेगा। भाई साहब, कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचायत को प्रशासकीय अधिकार वापस दे दिए हैं, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में अंत्योदय समिति के कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि हम पिछले 7 सालों से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी राजनीति की हत्या कर रही है। सरकार कोरोना का बहाना बनाकर चुनाव नहीं करवाना चाहती। 4 से दिक्कत ये आ रही है कि वर्तमान सरकार अगर इन सरपंचों को 4 दे देती है तो ये ऑलरेडी जो पूर्व सरपंच है वो 7 साल सरपंची कर चुके हैं। संविधान में 5 साल का प्रावधान है, लेकिन 2 साल और कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट के नाम पर इनने 2 साल और उनको एक्स्ट्रा दे दिए गए हैं। इसके बाद अगर ये सरपंचों को 4 दे देते हैं तो आपको ये बात समझना होगी कि एक पंचायत में कम से कम 8 से 10 सरपंच के उम्मीदवार लड़ते हैं। अब ये वापस उस सरपंच को अगर 4 दे देते हैं और उसे वित्त अधिकार वापस प्रदान कर देते हैं तो वो निरंतर पंचायतों में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सरपंच आए दिन आप लोग पत्रकार बंधु छापते रहते हैं और हम देख रहे थे। कई सरपंचों को तो सरकार ने निरस्त कर दिया, बदहाल कर दिया, कई मंत्री सस्पेंड, ये सस्पेंड, सब सस्पेंड। तो ये भ्रष्टाचार करेंगे वापस से, ये जन हितैषी नहीं है। दूसरे जो उम्मीदवार हैं उनके मतों को प्रभावित करेंगे ये लोग। इनको चार्ज दे दिया वापस तो इनको चार्ज नहीं दिया जाए जब तक भी सरकार चुनाव ना करा, प्रशासक के हाथ में दे।
यही निवेदन करने के लिए आए हैं। सरकार से बिल्कुल आपत्ति है, सरकार की गलती है, चुनाव में कोई विसंगति नहीं थी। उन्होंने 2014 का आरक्षण लगा के चुनाव करवा दिया तो कैसे होगा? ऑटोमेटिक लोग कोर्ट जाएंगे। मुख्यमंत्री जी को खुद को मालूम था कि लोग कोर्ट जाएंगे और चुनाव रुकेगा। उनकी मंशा नहीं थी चुनाव कराने की। हालांकि मैं खुद बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उनकी खुद की मंशा नहीं थी चुनाव कराने की। आप है ना प्रशासन को दे दीजिए ना प्रभार, प्रशासन को प्रभार दे दीजिए, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसा रहता है पक्ष विपक्ष बना रहता है। श्रीमान, मुझे मेरे सरपंच से दिक्कत नहीं है, ये सबको पता है, पर हो सकता है 2 आदमी को दिक्कत नहीं है, पर उनमें से 98 व्यक्तियों को दिक्कत हो। और कितने भ्रष्टाचार, 7 साल हो गए उनको। इससे पूरा का पूरा असर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हो रहा है और विधानसभा के ऊपर हो रहा है। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। बस मेरा तो यही निवेदन है कि प्रशासन को इस बात को गहराई से लेना चाहिए और प्रशासन के हाथ में बागडोर रखना चाहिए पंचायतों की, या फिर उनको जल्दी से जल्दी चुनाव करवा देना चाहिए। प्रदेश भर में जहां एक तरफ कोरोना के मामलों में तेजी से उछाल आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश सरकार ऑफलाइन परीक्षाएं करवाने की जिद पर अड़ी हुई है। ऐसे हालात में छात्र कोरोना संक्रमित होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वहीं इस मामले को लेकर राजधानी भोपाल में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर होम जाप कर विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने ऑनलाइन परीक्षाएं करवाने की मांग की है। वहीं मामले को लेकर सीएम और उच्च शिक्षा मंत्री पर तंज कसा गया। भाजपा सरकार जो सोई है उसको जगाने के लिए और शिवराज सरकार और उनके मंत्रियों की सद्बुद्धि के लिए यहाँ पे एक सद्बुद्धि हवन कर रहे हैं, जिससे कि जो छात्र छात्राओं की जान के साथ शिवराज सरकार और उनके मंत्री खिलवाड़ कर रहे हैं, उसको लेकर हमने यहाँ पे सद्बुद्धि हवन किया कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे और वो उन छात्र छात्राओं के भविष्य और उनके परिवार के जीवन और जान पर जो खतरा है उसके बारे में सोचे, क्योंकि इस टाइम कोरोना काल बहुत तेजी से फैल रहा है। प्रतिदिन 1000 से अत्यधिक मरीज भोपाल में मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्लासेस लगाई जा रही है 100% के साथ, वहीं परीक्षा करवाई जा रही है। परीक्षा के दौरान और क्लासेस के दौरान कई छात्र छात्राएं पॉजिटिव आ रहे हैं। इसको लेकर हम मांग करते हैं कि हमारी जो ऑनलाइन परीक्षा की मांग है उसको शिवराज सरकार माने। जब स्कूल बंद कर दिए तो कॉलेजेस क्यों खुले? बीते कुछ दिनों पहले हुई बारिश की वजह से ठंड का असर राजगढ़ जिले के ब्यावरा तहसील में देखने को मिल रहा है। अचानक हुई बारिश के बाद कड़ाके की ठंड में कोहरे ने पूरे क्षेत्र को अपनी आगोश में ले लिया। सुबह से लेकर दोपहर तक घना कोहरा रहता है और धूप न निकलने से तापमान में भारी कमी देखी जाती है। आज हम आए हैं ब्यावरा शहर में, ब्यावरा भोपाल बाईपास चौराहे पे खड़े हुए हैं। कोहरे ने अपनी चादर ओढ़े हुए है। पिछले 8 दिनों से ब्यावरा शहर में ही साथ राज्य में कोहरा छाया हुआ है। लकड़ी अलाउड जलाकर हम जानते हैं दिक्कत नरेंद्र साहू, खबरदार जिला गिरो, राजगढ़। रायपुर में स्वास्थ्य विभाग कोविड ड्यूटी को लेकर अस्थायी पदों की भर्ती करने जा रहा है। इन भर्तियों में साक्षात्कार से चयनित अभ्यर्थियों को कोविड ड्यूटी में लगाया जाएगा। लेकिन विडंबना ये है कि कोविड के समय इन पदों के लिए हजारों की संख्या में उम्मीदवार पहुंच गए और कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ती देखी गई। यहां तैनात स्वास्थ्य अधिकारी भी व्यवस्था संभालने में असमर्थ दिखे और कोविड गाइडलाइंस का कहीं भी पालन होते नहीं नजर आया। भीड़ लग रहा है, जो कोरोना फैलने के चांस है, जिस तरीके से आप लोग बुला लिया गया। हाँ, ये तो लग रहा है, इधर तो आना, ये तो लग रहा है कि कोरोना और ज्यादा बढ़ रहा है। डेली के डेली 1700-1800 केस आ रहे थे। अभी क्या लग रहा है आपको? ज्यादा ही होगा तो और बढ़ेगा। आप लोग कोरोना को बचाने आए हो, आप लोग कोरोना पीड़ित नहीं हो जाए। जैसे कोरोना रायपुर में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो आज के देखते हुए आपको कैसा लग रहा है? डेली 1700-1800 केस निकल जाए, तो आज देख के क्या लग रहा है आपको? सरकार की कोई व्यवस्था नहीं क्या यहाँ पे? महासमुंद जिले के नवागत कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर ने मंगलवार को पदभार ग्रहण किया। उन्होंने जिलाधिकारियों की मौजूदगी में कामकाज संभाला। वहीं मौके पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एसडीएम और तमाम अधिकारी मौजूद रहे। गाडवारा के पीपल पानी घाट पर मां नर्मदा की परिक्रमा कर रहे महामंडलेश्वर ईश्वरानंद के साथ नरेंद्र सिंह चौहान सहित कई सदस्य मौजूद रहे, जहां उनका स्वागत पूर्व विधायक
साधना स्थापक ने किया। यहाँ मीडिया से चर्चा के दौरान महामंडलेश्वर ने संदेश देते हुए कहा कि देश हित में ये परिक्रमा निकाली जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भाई नरेंद्र चौहान ने सवालों का जवाब देते हुए भक्ति रस संदेश दिया। ये 183 या 85 दिन की यात्रा है, करीब करीब समझ लीजिए 6 माह की यात्रा है और वो रोज़ ही 25 से 30 किलोमीटर चल रहे हैं और बड़ी ही भाव और प्रेम से वो श्रद्धा से ये यात्रा कर रहे हैं। हम सब भी उनसे प्रेरणा लेकर निश्चित ही माँ की कृपा तो वैसे भी नर्मदा माँ के किनारे पर है, उनकी गोद में है तो उनकी कृपा है ही, लेकिन और भी उनसे प्रेरणा लेकर इस सद्भाव को कि माँ को स्वच्छ रखें, साफ रखें, ये भी हम सबका दायित्व है। ये हम लोगों को समझाने का प्रयास करें। यही मैं सभी से कहूँगा कि अपने पुत्र पौत्र नाती पोतियों को अच्छे संस्कार दें, संस्कारों के साथ में उनको साधनात्मक दृष्टि से, समर्पण दृष्टि से सभी श्रेष्ठ रहे, भारतवासी रहे, भारत के प्रति सत्यता के साथ रहे। यही सभी को मेरा संदेश है। कितने दिन की परिक्रमा रहेगी? ये 180 दिन की परिक्रमा है, उसमें से 66 दिन पूरे हो गए। दादाजी, तीसरी लहर जो चल रही है उसके लिए क्या संदेश देना चाह रहा है नागरिकों के लिए, जिससे सावधान रहे, सभी लोगों को अपना ध्यान रखें। 3445 किलोमीटर कुल यात्रा का मार्ग है। यात्रा देव उठने 14 नवंबर के पावन अवसर पर और सलकनपुर के पास आंवली घाट से यह यात्रा प्रारंभ हुई। यात्रा का आज 65वां पड़ाव यहाँ पर है। यात्रा मध्य प्रदेश के 16 जिले, गुजरात के 4 जिले और महाराष्ट्र के 1 जिले में होते हुए 1 मई 2022 को इस यात्रा का विधिवत पड़ाव या समापन ये आंवली घाट से, आंवली घाट की यात्रा है इसलिए आंवली घाट में ही इसका समापन होगा। जैसा कि भाई साहब ने बताया, नर्मदा परिक्रमा के बारे में 14 नवंबर से प्रारंभ की है हम लोगों ने और 24 अप्रैल को हम गंतव्य आंवली घाट पहुंच जाएंगे। 1 मई को हमारी नर्मदा परिक्रमा का समापन होगा और ये नर्मदा परिक्रमा धर्म, नर्मदा को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए, सुख शांति समृद्धि की कामनाओं के साथ हम ये नर्मदा यात्रा हमने शुरू की है। देश भर में 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन जारी है, लेकिन जमीनी हकीकत देखी जाए तो गरीब परिवारों और ग्रामीण क्षेत्र के किशोरों के वैक्सीनेशन में कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही है। इस पर नरसिंहपुर के कलेक्टर रोहित सिंह ने स्वास्थ्य विभाग को दिशा निर्देश जारी किए, जिससे स्वास्थ्य विभाग वैक्सीनेशन का प्रचार प्रसार करे और किशोरों को जल्द वैक्सीन लग सके। क्या नाम आपका? शिवानी। आपने वैक्सीन नहीं लगवाई अभी? नहीं। कोई किसी को आपसे कोई कहने नहीं आया? नहीं। तो साइकिल रहती हैं आप? स्कूल जाती हैं कि नहीं? नहीं। नहीं जाती, तो वैक्सीन नहीं लगी है आपको। स्वास्थ्य विभाग के यहाँ कोई आया था कि नहीं वैक्सीन लगवाने के लिए? नहीं आया। नाम आपका? दुर्गा। आपको वैक्सीन लगी कि नहीं? नहीं लगी। नहीं लगी है। कितने साल की हो गई आप? 17। तो आप स्कूल जाती हैं कि नहीं? नहीं पढ़ती हैं। यहाँ कोई आया था स्वास्थ्य विभाग का वैक्सीन लगाने के लिए? नहीं आया। तो वैक्सीन लगना चाहिए आपको भी। अच्छा। क्या नाम आपका? दीपचंद। कितने साल के हो गए? 18 साल। तो स्कूल जाते हो आप? नहीं जाते हो। तो वैक्सीन लगी कि नहीं लगी? नहीं लगी। आपको यह जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगेगी, स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी है? नहीं दी है। आपको पता भी नहीं है अभी? नहीं। तो वैक्सीन लगना चाहिए आपको भी। लगना चाहिए। आपकी मांग है कि हम लोगों को वैक्सीन लगे। स्वास्थ्य विभाग का कोई कर्मचारी वगैरह आए थे यहाँ पे? नहीं आए। कौन सा वार्ड है ये? 8 नंबर वार्ड है। साईखेड़ा है ये, नगर परिषद साईखेड़ा है ये। अच्छा। तो कितने घर होंगे यहाँ पर अंदाजन? यही होंगे लगभग, अभी बकायदा रह गए हैं जो 8-10 घर और हैं और नीचे घर हैं। तो यहाँ कोई नहीं आया है और न किसी को जानकारी है जो स्कूल नहीं जाते बच्चे? जी नहीं। आपका? रजनी। कौन सा ग्राम है ये? आपको वैक्सीन लगी है? नहीं। स्कूल जाती हैं आप? नहीं। क्या नाम आपका? आपको वैक्सीन लगी है? नहीं। स्कूल जाती हैं आप? नहीं। कौन सा ग्राम है ये? आपको वैक्सीन लगी है? आप स्कूल जाती हैं? नहीं जाती हैं। तो आप जैसी यानी कितनी लड़कियां होंगी यहाँ पर जिनको वैक्सीन नहीं लगी है अभी, जो स्कूल नहीं जाती?
10-12 तो वैक्सीन लगना चाहिए आपको। सरकार से मांग रखेंगी, लगना चाहिए जी। और चलिए इस मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं विनोद चौक से संवाददाता। जिस तरह से वैक्सीनेशन की हम बात कर रहे हैं लगातार, लेकिन जमीनी हकीकत विनोद चौक से ने बताई हमें, हमारे संवाददाता है ये खबर भारत के गाडावारा से। तो जमीनी हकीकत ये कहती है, अभी दर्शकों ने सारे लोगों को सुना, सारे बच्चे थे और ये सारे बच्चे 15 से 18 साल के बीच के थे। इनको वैक्सीन लगनी थी, लेकिन वैक्सीन इसलिए नहीं लग सकी उनको क्योंकि वहां स्वास्थ्य विभाग का मतलब ये अमला था ही नहीं, वहां कोई टीम वहां थी ही नहीं, प्रचार प्रसार किया ही नहीं जा रहा। तो बच्चे जागरूक कैसे होंगे, उनके माता पिता उनको लेकर पहुंचेंगे कैसे? ये वे बच्चे थे जिनकी बातें हम सुन रहे थे जो स्कूल नहीं जाते हैं। कुछ दिनों पहले हम विनोद से बात कर रहे थे और हम एक बार फिर से बात करते क्योंकि हमने इस मुद्दे पर विनोद से बात की थी। विनोद ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और उस खबर को उठाया जो खबर दर्शकों को जानना जरूरी हो गया था। विनोद, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी जी, बहुत सारी बधाइयां विनोद, आपने वो खबर उठाई जिस मसले पर हमने बात किया था कि किस तरह से प्रचार प्रसार की कमी, पहला सवाल। दूसरा, स्वास्थ्य विभाग वहां होता ही नहीं है मौजूद, और तीसरा कि उन बच्चों, ये वो बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि स्कूलों में वैक्सीन लग रही है। जी विनोद। जी, मैं आपको बता दूं, मैंने ये अंदर से जब मैंने जमीनी हकीकत जानी थी तो मैंने उसी दिन मैंने समझा था कि मैं जानकारी पहले लूं, उसके बाद फिर खबर डालूं। तो मैंने उस दिन आपको बताया था कि मैं इस खबर को आपको दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि मैं कम से कम 8-10 जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो ग्राम पंचायतें हैं, वहाँ भी मैं आज गया था। और जो नगर सांखेड़ा है, ये बड़ी जगह है, यहाँ भी मैं गया था। तो देखा मैंने जाके, और जो ग्रामीण बस्ती हैं जहाँ जो बच्चे रह रहे थे जो स्कूल जाते नहीं हैं, तो जब मैंने उनसे सवाल किए तो वही बात थी, उनको जानकारी नहीं है, प्रचार प्रसार हुआ नहीं है, तो बच्चों को पता कैसे चले, तो इस कारण उनको वैक्सीन लगी नहीं थी। जी बिल्कुल विनोद, तो क्या कहना है स्वास्थ्य अमले का? स्वास्थ्य अमले का क्या, इस बात को जब हमने जिला कलेक्टर श्री जो रोहित सिंह जी हैं उन तक जो खबर के माध्यम से बात पहुंचानी चाहिए, तो जानकारी मुझे मिली है कि कलेक्टर साहब ने दिशा निर्देश दिए हैं कि जिले में कितने अभी जो बच्चे हैं उनको वैक्सीन लगी है। उनने तुरंत खबर भारत की जो खबर है उस पे उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए हैं, और इसीलिए ये खबर भी उन्हीं के नाम से हमने जब चालू दिखाई है खबर को कि कलेक्टर साहब स्वास्थ्य विभाग पर दिशा निर्देश जारी करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रचार प्रसार होता है उसमें बहुत कमियां है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जानकारी नहीं है अभी बच्चों को। बिल्कुल सही। तो ये सिर्फ तस्वीरें खिंचाने के लिए खड़े हो जाते हैं या इन जिलों में, इन ग्रामीण क्षेत्रों में काम भी करते हैं? ये तस्वीर तो आपने बयां कर दी कि किस तरह से ये बच्चे, इन बच्चों को भी लगना जरूरी है। संक्रमण सिर्फ एक विशेष वर्ग को नहीं अपनी चपेट में लेता है, ये कोई भेदभाव नहीं देखता इंसानों की तरह। जी जी, तो नहीं, एक दो स्वास्थ्य जो विभाग में जहाँ वैक्सीन लगती है, मैंने वहाँ जो सेंटरों पे जानकारी ली, तो अपन अगर किसी को बोलते हैं कि किसी को वैक्सीन लगना है, मैंने आइडिया लिया उनका, तो बस वो बोल देते हैं हाँ भेज दो कि लगा देंगे उनको, इस टाइप का बोला जाता है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ये जो प्रचार प्रसार होना चाहिए, अभी इस चीज में बहुत कमी नरसिंहपुर जिला में कहीं ना कहीं देखी जा रही है, क्योंकि रोहित सिंह जो कलेक्टर साहब हैं, वो उनका कड़ा रुख रहता है। कहीं ना कहीं वो जब ये खबर देखेंगे तो पूरा भरोसा है कि पूरे नरसिंहपुर जिले में खलबली तो मचेगी, क्योंकि कलेक्टर साहब बिल्कुल जमीनी जो हकीकत है उस पर जब वो अगर कहीं ना कहीं गड़बड़ी देखते हैं तो उस पर वो कहीं ना कहीं कार्रवाई करते हैं और कड़े दिशा निर्देश देते हैं। बिल्कुल सही विनोद, कहीं ना कहीं कलेक्टर को इस बात पे भी मुझे ऐसा लगता है कि काम अगर किया जाए तो शायद जल्दी ही समाधान हो सके, जल्दी ही इन बच्चों को भी वैक्सीन लग सके, क्योंकि एक बड़ी समस्या है जिसका हल निकाला जाना जरूरी है। तो अगर रोजाना की मीटिंग लेकर, रोजाना का शेड्यूल चेक करके कि किसकी ड्यूटी किस ग्राम में लगाई गई थी, उस टीम के कितने सदस्य ग्रामों में जाकर कितने बच्चों को वैक्सीन लगा कर आए हैं, अगर ये रोजाना का डेटा रखा जाएगा तो शायद ये बात निकल कर आई, बजाय ये निकालने के, ये आंकड़ा तय करने के कि इतने लोगों को वैक्सीन लगी, ये आंकड़ा तय किया जाए, ये आंकड़े निकाले जाए कि इतने लोगों को अभी वैक्सीन नहीं लगी
और उन नहीं लगी वैक्सीन वाले बच्चों में से संख्या अगर कम होती नजर आती है, इसका मतलब कि अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है। जी जी, मैं आपको बता रहा हूँ, जब खबर भारत में जो उस दिन खबर दिखाई थी तो कहीं ना कहीं कलेक्टर साहब ने उस खबर को देखा था और उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए थे। उन्होंने कहा था कि मुझको जानकारी चाहिए कहाँ आपने कितनी वैक्सीन लगाई है। तो इसी सवाल को लेकर हमने इस खबर को दिखाना चाहा था कि जिला कलेक्टर इस खबर को देखें कि ये गड़बड़ी यहाँ है। कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो इतना पैसा खर्च किया जाता है जो यानी प्रचार प्रसार में, वो यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च किया नहीं गया है। बस जो टीवी के माध्यम से या जो आंगनबाड़ी जो केंद्र रहते हैं, आशा रहती है, उनके माध्यम से ही ये वैक्सीन लग रही है अभी। बिल्कुल विनोद, अब एक बस आखिरी सवाल ये रहेगा आपसे, बल्कि मैं ये कहना चाहूंगी आपसे कि इसका फॉलोअप लेते रहें आप विनोद, और अब कलेक्टर के क्या निर्देश मिलते हैं और उस आधार पे इन बच्चों को, जिन बच्चों से आपने बात की है, उनको इसके बावजूद वैक्सीन नहीं लगा है, इसका फॉलोअप लेके जिलाधिकारी से लेके अस्पताल विभाग के लोगों से लेके डॉक्टर से लेके सबका आप फोनो रखिए। हम सबसे 1 to 1 बात करेंगे इस मुद्दे पर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। हेलो। राजधानी भोपाल के ग्राम कुठार में विधायक ट्रॉफी क्रिकेट मुकाबले का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों से आई 40 टीमों ने हिस्सा लिया। वहीं मुकाबले में कुठार की केटीआर टीम ने शाहपुर 11 को हराकर जीत हासिल की। केटीआर टीम के बल्लेबाज विपिन मीणा 40 बॉल पर 110 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच रहे। बता दें कि विधायक ट्रॉफी क्रिकेट मुकाबले में जीत हासिल करने वाली केटीआर टीम को विधायक विष्णु खत्री ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। टाइम पे ही बनी तेरी कसम। आ गए मेन विकेट। अब वो ही आओ, मेरा अंदाज हो मोट खिलाओ नहीं तो इस्तेमाल कर रहा था इतनी देर से। बस आपको अरे यार जो तो खिलाड़ी हो गाय लगाओ यार। पानी अपने पीछे खड़ा हो पानी इधर आना पानी रीते तो यार ड्रॉपर इधर मेरे दोस्त निकल जाए यार ड्रॉपर मेरे दोस्त मेरे कह रहे वापसी खड़े जाने के लिए आज 2 जोड़े कहे तो छोड़े नहीं है मजाक में खेल रहा है। ऐसा केस नहीं बड़ा नाम आया और परिचय के खेल चालू कराओ और क्या सब आपके 2 शब्द हो जाते हैं। मैं भाई साहब से आग्रह करूंगा कि एक अच्छे उद्बोधन के साथ इस खेल का प्रारंभ करें। भाई साहब, विदिशा जिले के ग्राम पंचायत करैया हवेली में जनसुनवाई के दौरान आवेदक परेशान होते रहे, लेकिन उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। वहीं जनसुनवाई में सरपंच और सचिव भी नदारद रहे। कारण बताते हुए ग्रामीणों ने सचिव पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि सरकारी योजनाओं में हेराफेरी करने के चलते सरपंच और सचिव दोनों ही जनसुनवाई में मौजूद नहीं थे। इन दोनों की मिलीभगत से सरकारी योजनाओं का गमन किया जा रहा है। अभी तो हमने समस्याएं सुनी ग्रामीणों की, अब आपको हाल दिखाते हैं ग्राम पंचायत करैया हवेली के। ये चौकीदार जी हमें दिखाएंगे सभी कक्ष कि क्या स्थिति है। जी, यहाँ पे मेंटेनेंस चलता है। सचिव जी का कक्ष कहाँ पे है? सचिव का कक्ष है। आइए अपन सचिव कक्ष के हाल देखते हैं। ये है सचिव कक्ष, आप पूरे दिखाएं। यहाँ पे एक खटिया पड़ी हुई है, कुछ टाइल्स है, और ये है सचिव कक्ष जहाँ पे ग्रामीण आते हैं अपनी समस्याओं को सुनवाने। इसके बाद हम सचिव कक्ष के आगे अगर बढ़ते हैं तो आता है वाचनालय। वाचनालय खोलें, गेट खोलें, आप खोलें, चौकीदार है। वाचनालय की मतलब जहाँ पे किताबें होना चाहिए ग्रामीणों को पढ़ने के लिए और सुविधाएं होना चाहिए, लेकिन ये हम देखें, ये है वाचनालय जहाँ पे किताब तो एक भी नहीं दिख रही। किताब तो क्या, मुझे कोई भी अलमारी भी नहीं दिख रही है जहाँ किताबें रखी जा सकें। तो ये स्थिति है। चौकीदार जी का कहना है कि अलमारियाँ अंदर रखी हैं, लेकिन जो अलमारी वाचन होनी चाहिए उनके अंदर की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसके नए हमने ऑनलाइन निकाला है जिसमें कि हमारे नाम से पैसे निकले हुए हैं। हाँ। लेकिन कि ये का जो इनका नाम है, इनको तो किसी तरीके का कोई लाभ मिला ही नहीं है। ये इनका एक गंभीर आरोप लगा हुआ है ग्राम पंचायत करैया हवेली पर।
अब अपन अगले व्यक्ति से बात करते हैं। जैसा कि जी सर, मेरा नाम अनिल बंसकार है और मेरा परमिट बंद हो चुका है। कितने समय से बंद है? 6 महीने से बंद हो चुका है। कारण ये है कि जो कुटी निकली थी पिताजी के नाम से जी, किस्त नहीं आई है। किस्त के लिए वो 10,000 रुपये मांग लिया है यशवंत, बस बात ये है और कुछ नहीं है। तो 10,000 का भुगतान न करने के कारण ये हुआ है। तो आपने इसकी कोई शिकायत करी है? शिकायत करी थी, शिकायत करी? कलेक्टर के पास करी थी। तो फिर वहाँ क्या उन्होंने क्या बोला? कुछ भी नहीं बोला, आज तक कोई बात नहीं हुई है। कलेक्टर शिकायत कर चुके? कितना समय हो गया कलेक्टर शिकायत करे हुए? 4 महीने हो गए हैं। 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन उसका कोई निराकरण अपना अभी तक नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ है। जी, क्या नाम है आपका? सौदान सिंह। आप क्या समस्या लेके आए थे आज यहाँ पे? यही लेके आए थे कि हमने लड़की की शादी करी, आज तक कोई पैसा ही नहीं मिला। और आज तक कागज के लिए सर बोला, सरपंच साहब से भी बोला जी, सचिव से भी बोला, सबके बारे में बोला। इन लोगों से इनने कोई हमारी सुनवाई नहीं करी। और आपने क्या सीएम हेल्पलाइन जो 181 उस पर कंप्लेंट करी है? इस बारे में कंप्लेंट करी 181 पर जी, लेकिन वहाँ पर जो लोग भी थे जो मतलब कॉल अटेंड किया था, हाँ जी, उनने बोला आप सचिव से बोलो, वो उनसे बोलो, वो करेंगे। मैंने कि सर वो सुन ही नहीं रहे हमारी। चले वो नहीं सुन रही तो आप थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराइए, और इसके बाद भी वो नहीं सुनते तो फिर हमारे यहाँ कॉल कीजिए। तो उनका कहना था कि रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद ही सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेंट लिखी जाएगी। हाँ। और किसी तरह कोई शिकायत नंबर नहीं दिया है? नहीं जी। तो बीते दिनों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। इसके विरोध में छत्तीसगढ़ के नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे ने साथियों समेत विधायक भवन सीतापुर के सामने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया। बता दें कि इस दौरान एनएसयूआई नेता विकास भगत समेत कई कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जिससे डर योगी आदित्यनाथ सत्ता का दुरुपयोग कर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिए कोविड गाइडलाइन के अवहेलना के आरोप लगाकर, जिसके विरोध पर छत्तीसगढ़ एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे जी के आह्वान पर पूरे छत्तीसगढ़ एनएसयूआई द्वारा हर ब्लॉक पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का पुतला दहन करना तय किया गया था, जिसके तहत आज सीतापुर विधानसभा में भी हम सभी एनएसयूआई के साथियों के द्वारा पुतला दहन किया गया। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 2 अलग अलग जगहों पर पुलिस और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई थी। बता दें कि छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर मौजूद तेलंगाना के मुलुगु जिले से निकली ग्रेहाउंड टीम ने बीजापुर के इलाके में 4 माओवादियों को ढेर कर दिया है और मुठभेड़ में 8 लाख का इनामी नक्सली मेंबर सुधाकर भी मारा गया। इधर जगदलपुर, सुकमा और दंतेवाड़ा इन 3 जिलों की सीमा पर भी एनकाउंटर जारी है। वहीं एक महिला नक्सली के मारे जाने की भी खबर है। गौरतलब हो कि तीनों जिलों की फोर्स ने मारजुम इलाके में नक्सलियों को ढेर कर दिया है। बताया जा रहा है कि यहां भी जवानों को बड़ी सफलता मिली है और एनकाउंटर जारी है। अभियान के दौरान जिला सुकमा के डीआरजी टीम या माओवादी के बीच में मारजुम जंगल में एक मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाका से एक महिला माओवादी कैडर की डेड बॉडी रिकवर की गई। महिला माओवादी की डेड बॉडी एरिया कमेटी मेंबर मुंडी के रूप में अभी प्राथमिक तौर पर शिनाख्त हुई है। आसपास इलाके में अभी लगातार सर्चिंग की जा रही है। कुल मिलाकर दोनों मुठभेड़ में तेलंगाना स्टेट कमेटी एवं दंडकारण स्पेशल जोन कमेटी का अनेक माओवादी कैडर मारा गया है। उन सब माओवादी कैडर की बॉडी रिकवर करना और शिनाख्ती कार्रवाई भी जारी है। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको याद दिला दें कि कोरोना गाइडलाइन का पालन कीजिए, सुरक्षित रहिए और सुरक्षित रहने के लिए मास्क लगाइए, क्योंकि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। नमस्कार।